Good morning, class. Today's topic is water. Water is one of the most important natural resources found on Earth. Life on our planet would not have been possible without the existence of water. 70% of the Earth's surface is covered by water, but only a fraction of it can be used as for drinking. Water of the ocean, seas cannot be used for drinking as it is very salty. Fresh water present in river, lakes, ponds can be utilized by humans for various purposes. This forms only 1% of the total waste water present on the earth. सी स्टार्टिंग में ही चैप्टर के स्टार्टिंग में एक डायग्राम बना हुआ था जिसमें रेशो दिखाया था लैंड इज टू वाटर का, दैट इज 3/4 इज वाटर एंड 1/4 इज लैंड. तो 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, दैट वी ऑल नो. But this 70% water is not usable for human being as it is salty. The water of sea and water of ocean have salt content in it, which make it impossible for use. So we can only use fresh water. Fresh water is present in river, lakes, ponds, etc. that can be utilized by humans for the various purpose. But this is only the 1% of the total water present on the earth. तो कहने का मतलब कि 70% वाटर तो है, बट उसमें नमक और खारापन होने की वजह से इंसान उसको यूज़ नहीं कर सकता. जो वाटर हमको रिवर के फॉर्म में मिल रहा है, जो वाटर हमको लेक के फॉर्म में मिल रहा है, रिवर्स के फॉर्म में, पॉन्ड्स के फॉर्म में, इंसान उसी को यूज़ कर सकता है क्योंकि वो फ्रेश वाटर है, स्वीट वाटर है. लेकिन ये पानी कितना है? ये सिर्फ 1% है. तो अगर हम देखें ओवरऑल 70% वाटर हमारे लिए यूजलेस है, ओनली 1% वाटर ही हम यूज़ कर सकते हैं. इसीलिए वाटर इज़ प्रेशियस. But as we have already read, availability of natural resource vary from one place to another. Thus, fresh water is not found in equal abundance everywhere on Earth's surface. देखिए, रिसोर्सेज अर्थ के ऊपर अनइवन प्रेजेंट है, कहीं पे है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे बहुत ज़्यादा है, कहीं पे बिल्कुल नहीं है. तो सारे रिसोर्सेज का लगभग यही है. वाटर का भी सेम यही है कि वाटर इज़ नॉट अवेलेबल इक्वल एट एवरी प्लेस. इसीलिए वाटर को प्रिजर्व करना, कंजर्व करना और इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है ताकि हर इंसान तक पानी पहुंचा जा सके, क्योंकि वाटर इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग ऑन अर्थ. Thus fresh water is not found in equal abundance everywhere on earth surface. इसलिए फ्रेश वाटर हर जगह अर्थ पे नहीं मिलता है. Some places are situated along river basin while others are located in the interior of hot desert. Some places receive excessive rainfall whereas are some places which experience long dry month. तो कुछ जगहें अर्थ पे ऐसे मिल जाएगी जहाँ इंसान बचा है, जो रिवर बेसिन के पास बसा है, मतलब कि जहाँ रिवर है उनके आसपास बसा हुआ है. कहीं पे वो इतना इंटीरियर बसा हुआ है हॉट डेजर्ट में, कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पे बिल्कुल बारिश नहीं होती और काफ़ी लंबे समय तक ड्राई मंथ देखने पड़ते हैं, मतलब सूखा रहता है. तो कहने का मतलब कि वाटर इज़ नॉट अवेलेबल इक्वल एट एवरी प्लेस. ऑल्दो वाटर इज़ 70%, बट 70% वाटर ह्यूमंस यूज़ नहीं करते. ह्यूमंस खाली 1% वाटर यूज़ करते हैं, विच इज़ फ्रेश वाटर इन फॉर्म ऑफ रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स एटसेट्रा, अंडरग्राउंड वाटर. नाउ कम्स द वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया. तो इंडिया के अंदर हमें ये फ्रेश वाटर किस किस फॉर्म्स में मिलता है? देखिए, इंडिया के अंदर बेसिकली रिवर सिस्टम चलता है, जिसमें नदर्न रिवर सिस्टम और सदर्न रिवर सिस्टम है. जो इंडिया के नॉर्थ में है आपका प्लेन्स और माउंटेन्स का, वो आपका नदर्न रिवर सिस्टम है, जो कि स्नो से पानी आता है उन नदियों में. और जो कि आपका साउथ का रिवर सिस्टम है, उनमें पानी रेन से आता है. देज आर रेन फेड, दैट आर स्नो फेड और ग्लेशियर फेड. जब पहाड़ों में, हिमालयस में ग्लेशियर पिघलता है तो उसी से पानी, नदियाँ बनती हैं. आपकी मेन 3 रिवर्स इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा है, जिसकी कई सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज नॉर्थ में है. तो नॉर्थ की नदियों को पानी कहाँ से मिल रहा है? हिमालय से मिल रहा है, स्नो से मिल रहा है. तो स्नो कवर्ड माउंटेन्स ऑफ हिमालयाज आर गुड सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. मोस्ट ऑफ द पेरिनियल रिवर्स लाइक गंगा, इंडस, यमुना, ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम माउंटेन्स. पेरिनियल रिवर्स आपका 9th में भी आता है. पेरिनियल रिवर्स वो होती हैं, सीजनल रिवर्स होती हैं या पेरिनियल रिवर्स होती हैं. वो नदियाँ जो साल भर बहती रहती हैं, लगातार बहती हैं, दैट आर पेरिनियल रिवर्स. और सीजनल रिवर्स कुछ समय के लिए बहती हैं जब उनका टाइम होता है. तो सदर्न रिवर्स आर सीजनल और मानसून रिवर्स, क्योंकि जब बारिश होगी वो तभी नदियाँ बहेंगी. बट नॉर्थ की नदियाँ जो है वो हमेशा बहती हैं, क्योंकि ग्लेशियर हमेशा रहता है और हमेशा पिघलता रहता है. तो इसलिए नदर्न रिवर्स आर ऑल्सो कॉल्ड पेरिनियल रिवर्स. तो मोस्ट ऑफ द पेरिनियल रिवर्स जैसे गंगा, इंडस, यमुना, ब्रह्मपुत्र, तो मेजर रिवर्स इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ओरिजिनेट फ्रॉम द माउंटेन्स. ये माउंटेन्स से बहती हैं, शुरू होती हैं. माउंटेन्स में कहाँ से? माउंटेन्स के टॉप में जो बर्फ़ होती है, जब वो पिघलती है तो उन्हीं से ये नदियाँ बनती हैं. तिस्ता, महानदी, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी आर सम ऑफ अदर इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द कंट्री. ये सारी सदर्न रिवर्स हैं जो नीचे दी है, तिस्ता, महानदी, गोदावरी. ये सारी रेन से बनती हैं.
और ऊपर वाली किससे बनती हैं, स्नो से बनती हैं, है ना। तो ये समझ लीजिएगा। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देर आर प्लेसेज वे सफ़र्स फ्रॉम द फ्लड एवरी ईयर्स लाइक मेघालय एंड असम। अभी आपने देखा है असम में रिसेंटली बाढ़ आ रखी है। तो कुछ जगहों पे बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि बाढ़ आ जाती है और कुछ जगह पे बारिश इतनी कम होती है कि बिल्कुल सूखा रहता है। मेघालय असम की बात करेंगे, चेरापूंजी, ये जगहें कुछ ऐसी हैं इंडिया में जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेन रिसीव होती है। केरला में भी सबसे ज़्यादा रेन रिसीव होती है। जबकि हम दूसरी तरफ बात करेंगे पार्ट्स ऑफ राजस्थान विच रिसीव्स एनुअल रेनफॉल लेस देन 10 सेंटीमीटर। राजस्थान में जो बारिश है वो सालाना 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। समझ में? तो कहने का मतलब कि बारिश भी हर जगह पे इक्वल नहीं है, कहीं पे बहुत ज़्यादा है, कहीं पे बहुत कम है। द कोस्टल रीजन्स आर लोकेटेड बाय द सी शोर्स आर थ्राइव ऑफ फाउंड फिशिंग and other activities. The coastal towns have important ports and dockyards through which domestic and international trade is carried. There are also waterfalls, lakes, lagoon in different parts of the country. तो कोस्टल रीजन की बात करें तो वो सी शोर्स के पास, मतलब नदियों के तट समुद्र के तटों पे होती हैं, जहाँ पे फिशिंग और अदर कोस्टल एक्टिविटीज़ होती हैं। सबको पता ही है कि तटीय इलाकों में क्या क्या चीज़ें होती हैं। द कोस्टल टाउन्स हैव इंपॉर्टेंट पोर्ट्स एंड डॉकयार्ड्स। कोस्ट में ज़्यादातर पोर्ट्स या डॉकयार्ड्स होते हैं जहाँ पे बाहर के शिप्स आते हैं और वहाँ से शिप्स जाते हैं, जो आपका समुद्र के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है ना। तो वो आपका पोर्ट से और डॉकयार्ड से होता है, वे जिससे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना। तो व्यापार होता है, जो भी सामान हम दूसरे देशों से खरीदते हैं वो नदियों वो समुद्र के रास्ते बंदरगाहों पे आता है, जो कि कोस्टल टाउन्स कहलाते हैं। देयर आर ऑल्सो वाटरफॉल्स, लेक्स, लगून। ये बाद में हम लोग सब पढ़ेंगे डिटेल में 9th में। तो कई जगहों पे आपको नीचे साउथ में आपको वाटरफॉल्स मिल जाएंगे, लेक्स मिल जाएंगे, लगून्स मिल जाएंगे। ये क्या होता है इनको थोड़ा डीपली पढ़ेंगे 9th में। पार्ट्स ऑफ द कंट्री। फास्ट फ्लोइंग रिवर्स इन द डेक्कन रीजन्स आर यूज्ड बाय द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड अदर एक्टिविटीज़ लाइक फिशिंग। ये पहले भी पढ़ा है कि जो सदर्न रिवर्स हैं उनकी रफ्तार तेज़ होने की वजह से, तेज़ क्यों होती है, एक तो जब बारिश होती है वहाँ पे लगातार, और दूसरा वहाँ पे प्लेट्यूज़ है। प्लेट्यूज़ में जब ऊपर से नीचे नदियाँ जाती है तो कई जगह पे वाटरफॉल्स बनते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, पानी के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है। और भी कैसी एक्टिविटी जैसे फिशिंग है। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंजर्वेशन ऑफ वाटर। जैसे हम लोगों ने सॉइल पढ़ा था तो कंजर्वेशन ऑफ सॉइल रिसोर्स पढ़ा था कैसे होगा। अभी हम लोगों ने वाटर पढ़ा तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स। तो पहले तो हमको पता ही है कि वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, खाली 1% वाटर है जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। 70% वाला पानी हमको अर्थ पे दिख रहा है, बट हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते सॉल्ट की वजह से। तो पानी कम होने की वजह से हमको पानी को कंजर्व करना, बचा के चलना बहुत ज़रूरी है। कैसे बचाया जा सकता है, इसी पे ये टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज ह्यूमन पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। पहला तो ग्लोबल वार्मिंग, नाम से ही पता चल रहा है, और इस समय दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है, ग्लोबल वार्मिंग। अर्थ का टेम्परेचर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कई सारी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम रेज हो रही है, जिसमें से एक प्रॉब्लम आपकी वाटर स्कैरिसिटी की भी है। पानी की समस्या भविष्य में आने वाली है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। इंक्रीज ह्यूमन पॉपुलेशन, इंसानों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से वाटर का रिक्वायरमेंट बढ़ता जा रहा है, जबकि वाटर की अवेलेबिलिटी 1% से भी घटती जा रही है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना, क्योंकि जो वाटर हमारे पास 1% है हम उसको भी पॉल्यूट करते जा रहे हैं। तो तीसरा वही है पॉल्यूशन ऑफ वाटर। तो पॉल्यूशन भी करते जा रहे हैं, इधर तो इंसान बढ़ते जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, पानी की कमी होती जा रही है, और जो है उसको भी पॉल्यूट करते जा रहे हैं। तो इसकी वजह से कभी ना कभी वाटर जो है वो स्कार्स हो जाएगा, मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो वाटर स्कैरिसिटी के कुछ रीज़न तो ये हो गए। कुछ कारण हम लोग और बताएंगे। वेस्टेज ऑफ वाटर रिसोर्स थ्रू मिसयूज़। एक तो हम लोग पानी का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हैं, जिससे पानी वेस्ट हो रहा है। हमको जितनी ज़रूरत है मुझसे ज़्यादा उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। एंडलेस डिमांड्स आर सम कॉमन प्रॉब्लम। और डिमांड उसकी एंडलेस है ना। हम फिक्स ही नहीं कर पा रहे कि हमको कितना रिक्वायरमेंट है। पानी बस मिल रहा है तो हम उसको यूज़ कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, और उसको पूरी तरीके से उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से जितना पानी है वो भी ख़त्म हो रहा है। तो पानी जो 1% है हम उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। हार्मफुल केमिकल्स, और क्या कर रहे हैं, हार्मफुल केमिकल्स, ये सब इंडस्ट्रियल वेस्ट है ना। जो भी इंडस्ट्री से केमिकल्स निकल रहे हैं, गैसेस निकल रही है, पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं, कचरा निकल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, उसको सीधा रिवर बॉडीज़ में फेंक दे रहे हैं। बगल में डायग्राम बना हुआ है, साफ दिख रहा होगा, है ना। देयर बाय कॉजिंग वाटर पॉल्यूशन। अब इतना गंदा पानी, काला पानी आप नदी में बहाएंगे या रिवर में या सी में बहाएंगे तो क्या होगा, आपकी वाटर बॉडीज़ पॉल्यूट हो जाएंगी पूरी तरीके से। तो आई होप आपको ये सारी फैक्टर्स समझ में आए होंगे जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन हो रहा है।
ये जो 3 लाइनें हैं, अगली 3 लाइनें, इसको सबको पॉइंट्स बना लेंगे। ये तरीके हैं जिससे हम वाटर को बचा सकते हैं। जो आपका हेडिंग था कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ये वो तरीके हैं जिससे वाटर को कंजर्व किया जा सकता है। पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग, नीचे डायग्राम बना हुआ देखिए, बारिश होती है, छत का पानी जो है वो नीचे एक टैंक बना रखा है, उसमें स्टोर कर लेते हैं और वहाँ से उस पानी की जब ज़रूरत पड़ती है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहला तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग। फिर इरिगेशन में हमने देखा है कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ होता है। अगर हम प्रॉपर इरिगेशन को यूज़ करें तो हम कम पानी को यूटिलाइज़ करते हुए पानी को वहाँ पे भी बचा सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ वेस्टेज एंड पॉल्यूशन को प्रिवेंट करें और वेस्टेज को प्रिवेंट करें। अभी हमने देखा ओवर यूज़ हो रहा है ना, तो इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, मिस यूज़ को। पॉल्यूशन मतलब ये जो कचरा निकल रहा है फैक्ट्री से, गंदगी निकल रही है, और हम लोग भी जो कचरा और गंदगी नदियों में बहा रहे हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्री को ही हम क्यों दोष दें। तो हम सारे मिलके जो वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं इसको भी ख़त्म करें, और जो एक्सेस यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं डिमांड से ज़्यादा, उसको बंद करें तो वाटर को बचाया जा सकता है। फिर चौथा पॉइंट क्या बता रहा है, ये पॉइंट्स हैं, नंबर्स याद रखिएगा और क्वेश्चन लिख लीजिएगा जो बताया है। टैंक्स बनाए, कंस्ट्रक्शन टैंक्स, डैम्स एंड रेजिवोयर, इनको अलग अलग पॉइंट बना सकते हैं। डैम्स आपने देखा होगा नीचे टेहरी डैम बना हुआ है। इससे क्या हो रहा है आप देखिए, ऊपर से एक ढलान निकल रही है, ऊपर नदी जो है ऊपर है, उस ढलान से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है ना, सामने दिख रहा है टेहरी डैम के डायग्राम में। तो डैम्स बनाए जा सकते हैं, रेजर्वॉयर्स बनाए जा सकते हैं, टैंक्स बनाए जा सकते हैं। ये सारे तरीके जिससे बहते हुए पानी को रोका जा सकता है। अगर हम रोकेंगे तो हम उस पानी को आगे यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ बह के वो फिर समुद्र में मिल जाएगा। फिर ड्रेडिंग ऑफ रिवर बेड्स मतलब नदियों का जो नीचे बेड है जिसके ऊपर नदी तैर बह रही है ना, अगर हम उसको साफ़ रखेंगे तो जो कचरा है वो नदी के पानी में नहीं मिलेगा और पानी साफ़ रहेगा। आज सम ऑफ द मेथड्स ऑफ कंजर्विंग वाटर, मतलब वाटर को बचा सकते हैं इन तरीक़ों से। तो चलिए, थैंक यू, आपको समझ में आ गया होगा। अब एक आपका केस स्टडी है, उसको जल्दी से हम लोग ख़त्म कर लेते हैं, तो आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ये। फिर हम लोग कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट केस स्टडी उन्होंने लिया है गंगा रिवर का। गंगा एक इम्पॉर्टेंट रिवर है इंडिया की। वैसे तो नदर्न रिवर्स में 3 मेजर रिवर्स है आपके, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, बट गंगा का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। क्यों, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, 9th में भी बताया जाएगा आपको। क्योंकि गंगा ऐसी नदी है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रैवल करती है, या भारत में सबसे ज़्यादा रहती है। एंड में जाके वो आपका बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, जिसमें उधर से जो आपकी ब्रह्मपुत्र आती है वो ज़्यादातर चाइना में ट्रैवल करती है, जहाँ पे उसका नाम सेंगपो है। इंडिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश से आती है और बहुत छोटा डिस्टेंस नॉर्थ ईस्ट में ट्रैवल करते हुए गंगा के साथ इधर से मिल जाती है। इधर से गंगा आती है, उधर से ब्रह्मपुत्र आती है, और मिलने के बाद मेघना बन जाती है और वो आपके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। और तीसरी जो बड़ी नदी थी इंडस, वो भी बहुत अच्छी बड़ी नदी है, लेकिन वो इंडिया के अंदर कम ट्रैवल करती है। वो आगे जाके पाकिस्तान के अंदर एंटर कर जाती है और पाकिस्तान में चली जाती है, इसीलिए इंपॉर्टेंट रिवर आपकी गंगा बन जाती है। तो गंगा को स्टार्ट कर देता है। प्रिंसिपल रिवर ऑफ इंडिया इज़ द गंगा विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर। शुरू कहाँ से होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। ख़त्म कहाँ पे होती है, बे ऑफ बंगाल में जाके। गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो आपका उत्तराखंड में, आपने सुना होगा गंगा जो है गंगोत्री से निकलती है ना। तो अब मैंने बताया नॉर्थ की नदियाँ जो हैं वो बर्फ़ से बनती है, ग्लेशियर से बनती है, स्नो से बनती है। एंड ट्रांसफर्स अ पाथ ऑफ मोर देन 2500 किलोमीटर बिफोर मीटिंग द बे ऑफ बंगाल। तो गंगोत्री से निकलने के बाद और बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले इंडिया के अंदर लगभग 2500 किलोमीटर ट्रैवल करती है। इसी वजह से गंगा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और इंडस, ब्रह्मपुत्र जो हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, बट वो इंडिया के अंदर बहुत कम रहती हैं, जिसकी वजह से उसका महत्व थोड़ा सा गंगा के हिसाब से कम है। द बेसिन ऑफ रिवर गंगा इज़ वेरी फर्टाइल फॉर कल्टिवेशन। रिवर बेसिन किसको कहते हैं, नदी के अगल बगल के इलाके। नदी अपने साथ, कल भी हम लोग पढ़ रहे थे नॉर्दर्न प्लेन्स में, कि वो जो होते हैं वो फर्टाइल होते हैं, क्योंकि उसमें एलिवियल सॉइल होता है, एलिवियम होता है ना। एलिवियम कहाँ से आता है, नदियों के रास्ते आता है। तो नदियाँ जो है वो अपने साथ पहाड़ों से एलिवियम, सिल्ट और ऐसे कई सारे मिनरल्स लेके आती हैं, और जब वो प्लेन्स में आती हैं तो वो सारा अपने आसपास जो ज़मीन होती है उसमें सेटल कर देती है, जिसकी वजह से वो ज़मीन फर्टाइल हो जाती है। इसीलिए रिवर बेसिन्स जो होते हैं वो बहुत फर्टाइल होते हैं। तो गंगा रिवर बेसिन जो है वो काफ़ी फर्टाइल होता है, जिसमें कल्टिवेशन किया जाता है। तो नॉर्थ प्लेन्स आपने देखा होगा कल्टिवेशन के लिए बहुत अच्छा इलाका माना जाता है। क्यों, क्योंकि वो एलिवियल सॉइल होता है, वहाँ पे एलिवियम होता है उस सॉइल में जो रिवर्स के थ्रू आता है। एंड इज़ ऑल्सो अबोर्ड ऑफ काउंटलेस फ्लोरा एंड फोना। तो नदर्न प्लेन्स में अब इतना एलिवियम आएगा, या एलिवियल सॉइल होने की वजह से वेजिटेशन इतनी ज़्यादा होगी, तो आप देखेंगे कि जैसे ही नदी जो है गंगा प्लेन्स में आती है तो वहाँ पे बड़े घने घने जंगल बने हुए हैं, जिसमें आपको पेड़ों की, पौधों की प्रजातियाँ मिलेंगी, है ना। फ्लोरा, फूलों की, और फोना मतलब जानवरों की और इंसेक्ट्स की, बर्ड्स की,
तो जीवों की और पेड़ पौधों की, तो उसी को फ्लोरा एंड फौना कहते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़ हैव डेवलप्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द रिवर। हम लोग पहले भी पढ़ रहे थे कि जहाँ पे पानी होगा, जहाँ पे नदी होगी, वहाँ पे इंसान जाके बस जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको खेती करने के लिए भी पानी मिलेगा, अपने पीने के लिए भी मिलेगा, जानवरों को पालने के लिए भी पानी चाहिए। तो पानी एक इम्पॉर्टेंट नीड है जो उसको नदी के रास्ते मिल जाता है, तो इसीलिए वो नदियों के पास पहले बसेगा। इसीलिए तब से लेके अब तक आप देखेंगे जितने भी बड़े शहर हैं उनके आसपास कोई नदी ज़रूर होती है, क्योंकि इंसानों ने उस नदी की वजह से ही वहाँ पे बसना शुरू किया होता है। गंगा इज़ ऑल्सो द सोर्स ऑफ वाटर फॉर मैनी इंडस्ट्रीज़। गंगा इतना सारा फ़ायदा तो हमको देती ही है, हमको एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन देती है, फ्लोरा फौना देती है, वहाँ पे सिटीज़ डेवलप होती हैं। साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़ के लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के लिए जो पानी होता है उसका भी सोर्स रिवर बनती है, गंगा रिवर बनती है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपने ये नीचे टहरी डैम बना हुआ है, नीचे एक डैम का नाम और दे रखा है, पाला मेनरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके थ्रू नदियों से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है और डैम्स के थ्रू पानी रोक के उस पानी को इरिगेशन के लिए, भाई गंगा है वो तो बहती चली जा रही है, बह जाएगी और बे ऑफ बंगाल में मिल जाएगी। डैम बना के हम क्या करते हैं, बांध कहते हैं, हम पानी को रोक लेते हैं, बांध लेते हैं वहाँ पे, और उस पानी को से फिर हम बाद में इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। पढ़ेंगे कैसे बनता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और उस पानी को जब हम रोक लेते हैं तो जो पानी बह जाता है उस पानी को हम साल भर जो है अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे उस पानी से हम इरिगेशन कर सकते हैं, फसल उगा सकते हैं, साथ ही साथ वहाँ पे फिशिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, और भी उस वाटर के कई सारे यूज़ हैं जिससे वो पानी हमारे लिए साल भर तक बचा रहेगा। फिर ग्लेशियर पिघलेगा, फिर पानी बहेगा, फिर नदियाँ बहेंगी, फिर स्टॉक कर लेंगे, फिर डैम्स में पानी रुक जाएगा। चलिए, थैंक यू क्लास, मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। कोई भी क्वेश्चन हो आप गूगल क्लासरूम में पूछिए। गूगल क्लासरूम में यस सर सीन सर मत लिखिए, क्वेश्चन पूछिए, अगर है तो कोई जेन्युइन क्वेश्चन पूछिए, फालतू क्वेश्चन नहीं। थैंक यू क्लास।